हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे सिंधु घाटी सभ्यता की 18 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता के अब तक के अध्ययन से यह बात प्रमाणित है कि यह सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व फली फूली सभ्यता थी। यह सभ्यता काफ़ी विकसित और शांतिप्रद जीवन जीने वाली थी। नंबर 3, सिंधु सभ्यता को सैंतो सभ्यता भी कहा जाता है। नंबर 4, दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि यह सभ्यता मानव पाषाण काल से प्रगति करके कांस्य काल में पहुंच गई थी। इस समय मानव तांबा और टीन को मिलाकर औजार बनाना सीख गए थे। नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिनमें से 925 केंद्र भारत में मौजूद हैं तथा 80% स्थल सरस्वती नदी और उनकी सहायक नदियों के आसपास बसा हुआ है। नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता को पहले मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का नाम दिया गया था, लेकिन जब खोज आगे गई तो यह दो नाम छोटी पड़ गई और इनमें और भी क्षेत्र दर्शाया गया, जैसे कि लोथल, रोपड़, वंगा आदि। इन क्षेत्रों को भी सिंधु का ही नाम दिया गया। नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस तरह यह आज के पाकिस्तान से बड़ा है तथा साथ ही साथ मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। नंबर 8, दोस्तों, इन सभ्यताओं का खोज 1920 में भारतीय पुरातत्ववेत्ता सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में शुरू हुआ तथा इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी तथा 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदाड़ो का अस्तित्व सामने आया। नंबर 9, सिंधु सभ्यता की सबसे विशेष बात उसकी नगर निर्माण योजना थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे। इस दुर्ग में शासक वर्ग का परिवार निवास करता था। प्रत्येक नगर के दुर्ग के बाहर एक उससे छोटे स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग निवास करते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि ये जाल के आकार में फैले हुए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। नंबर 10, खोज के दौरान यहाँ पर अद्भुत बात सामने आई। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर का उत्पादन करते थे। इसी सभ्यता के लोग ने सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ की थी। नंबर 11, सिंधु घाटी के लोग व्यापार भी करते थे। वे आपस में पत्थर, धातु, सल्क का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का उपयोग नहीं होता था। सिंधु सभ्यता के लोग ने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां बनाई थीं, जिससे व्यापार करने में आसानी होती थी। यहाँ से ये लोग ईरान, मेसोपोटामिया तक जाकर व्यापार करते थे। नंबर 12, भवनों के आकारों से ज्ञात होता है कि उनमें से कुछ के भाग काफ़ी बड़े थे, जो सामूहिक इस्तेमाल में आते थे, जो सामुदायिक व्यवस्था की ओर संकेत करता है। खोज के दौरान यहाँ पर किसी राजा का राजचिन्ह नहीं मिले। इससे साबित होता है कि राजतांत्रिक व्यवस्था न रही होगी। अलबत्ता अनाज भंडार इस बात का प्रतीक है कि नगर में कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति था जो अपने परिवारों के लिए, ज़रूरतमंद नागरिकों के लिए उन भंडारों से अनाज खर्च करने का अधिकारी था। नंबर 13, भवनों के निर्माण शैली एक समान सी है, और भवन के छोटे बड़े रूप इस बात को साबित करते हैं कि कुछ लोग गरीब थे, कुछ अमीर तथा कुछ अधिक धनी थे।
नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता में खोज के दौरान भाला, कुल्हाड़ी, धनुष बाण मिले हैं, लेकिन ये सब औजार एक जगह सामूहिक रूप से रखे हुए नहीं मिले। इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि इस सभ्यता के लोगों को युद्ध की आवश्यकता न थी। यह औजार कुछ घरों की संपत्ति थी और जहाँ पाए गए वे संपन्न घर थे। इससे यह बात का भी अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग मनोरंजन के लिए इन हथियारों का प्रयोग करते थे। इन हथियारों से अधिकतर यह लोग शिकार करते थे। नंबर 15, सिंधु सभ्यता के निवासी धरती को नारी के रूप में मानते हुए देवी का स्थान देते थे। यहाँ पक्की मिट्टी की नारी मूर्तियाँ को डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो का नाम दिया गया है। सील पर भगवान आदिनाथ के चित्र मिलने से प्रमाणित होता है कि नर और नारी दोनों ही देवता के रूप में मान्यता देते थे। नंबर 16, सिंधु घाटी के लोगों को गणना करना आ गया था। वे लिपि को भी चलन में लाए थे। काफ़ी कुछ बातें लिपिबद्ध करके भी रखते थे, जिनसे प्रमाणित है कि उन्हें लेख कला का ज्ञान हो चुका था। अब यह बात दूसरी है कि उनकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नंबर 17, खुदाई के दौरान एक कब्रिस्तान ऐसा निकला है जिसमें सामूहिक मुर्दे दफनाए गए हैं। सामूहिक रूप से दफनाए गए मुर्दे एक साथ अधिक लोगों के मरने और जल्दी से अंतिम संस्कार करने का परिचायक हैं। एक कमरे में 12 नर कंकाल का मिलना इस बात की ओर संकेत करती है कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा की शिकार हुई थी, जैसे कि बाढ़, भूकंप। नंबर 18, दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का यह भी अनुमान है कि सभ्यता के अंतिम चरण में यानी लगभग 1800 वर्ष पहले वहाँ के लोगों की आर्थिक दशा काफ़ी ख़राब हो गई थी। वे मकानों में पुरानी ईंटों को लगाने लगे थे। संभव है कई वर्षों तक अकाल पड़ गया हो, अन्न के एक दाने का वे उपज न कर पाए हों। अकाल के कारण लोग भूखे मरने लगे हों। कुछ लोगों के भूख से मरने के कारण बचे हुए लोग नगर छोड़कर चले गए हों। दोस्तों, फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।